जीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट PYQ सीरीज। इसमें हमें आगे के प्रश्न देखेंगे। 35 प्रश्न है वो सोल्व कर चुके हैं। जिन्होंने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें। 2 वीडियो हैं PYQ से संबंधित, तो उनमें 35 प्रश्न हैं। अब देखिए ये 36वां प्रश्न है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती ढुल खाती सुख मेरे, मदिर ऊंघते रहते जब जगकर रजनी भर तारे। इन पंक्तियों में प्रमुख अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद में देखो, कब हो समुजीवन गमन राम को, रही चक्की चित्र लिखी सी। पंक्ति में कौन सा सात्विक अनुभाव है? तो ये आगे है, इनमें नहीं है। ये स्तंभ है। ये कौन सा है? स्तंभ। क्योंकि ये देखो, चित्र लिखी सी, रही चक्की तो वैसे चक्की तय और होना चाहिए था, इसमें चित्र लिखी सी। तो पंक्ति में कौन सा सात्विक अनुभाव है? ये स्तंभ है। सात्विक अनुभाव है वो 8 होते हैं। तो इसमें देखिए आप, एक स्वर भंग होता है, वेपतु होता है, वेपतु मानी कंपन, और अश्रु होता है। स्वर भंग, वेपतु, अश्रु, विवर्ण है। विवर्ण है, इसको ही वैवर्ण्य कहते हैं। ये क्या होता है? वैवर्ण्य होता है। और एक होता है श्वेत, यानी पसीना आना। इस प्रकार से ये 8 होते हैं सात्विक अनुभाव। फिर अगला प्रश्न देखो, कार्नेलिया का गीत प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? कार्नेलिया। तो कार्नेलिया है वो कैसे होगा, यानी पहले आएगा। तो ये चंद्रगुप्त नाटक से है। चंद्रगुप्त, हालांकि अब पूछे या नहीं पूछे अलग बात है, पहले पाठ में चलता था, लेकिन है साहित्य का प्रश्न। फिर आगे देखो, आदिकाल की भाषा को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? तो ये पुरानी हिंदी नाम है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर अगला देखो, यहां एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, और वो कौन सी? कि रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत आभास का, प्राकृत आभास हिंदी, पुरानी हिंदी को। फिर ये देखो आप, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा गया है? तो ये स्वयंभू को कहा गया है, पौम चरियू के आधार पर। फिर हेमचंद्र है, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि, वो स्वयंभू को नहीं, वाल्मीकि हो गया। और हेमचंद्र है, इनको पाणिनि कहा गया है। और पुष्पदंत है, इनको वेदव्यास कहा गया है। ये 3 है। तीनों में से एक प्रश्न है वो सामान्य हिंदी में पूछते रहते हैं, सामान्य पेपर होगा। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा गया है? फिर अगला प्रश्न देखो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। ये कथन किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो है वो आदिकाल के अंतिम छोर के कवि हैं, और ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं। इनके बचपन का नाम है वो अबुल हसन था। बचपन का नाम अबुल हसन। ये, और इन्होंने ही जो है वो हिंदी में मुकरी और पहेलियों का प्रचलन है वो शुरू किया था। तो ये अमीर खुसरो के बारे में बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। फिर ये देखिए अगला प्रश्न, आदिकाल की किस रचना में पद्य के साथ साथ प्राचीन गद्य के उदाहरण भी मिलते हैं? तो गद्य पद्य यानी चंपू का वे पहला कौन सा है? तो ये राउलवेल है, जो रोडाकृत है, यानी जिसके रचयिता कौन है? रोडा है। ये शिलांकित कृति है, शिलांकित कृति। और इसमें हिंदी का पहला नखशिख वर्णन है, नखशिख वर्णन। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, आदिकालीन राजस्व साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों और विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
तो युद्धों का सजीव वर्णन होता था, व्यक्तिगत शौर्य के प्रदर्शन का चित्रण था, व्यापक राष्ट्रीयता की भावना का चित्रण ना, ये नहीं था। यानी उसमें राष्ट्रीयता का अभाव था, संकीर्ण राष्ट्रीयता थी, संकीर्ण राष्ट्रीयता। और विलासितापूर्ण सामंती जीवन का वर्णन किया गया था, इसमें सामान्य जनजीवन का वर्णन नहीं था। कोई भी एक बात है वो पूछ सकते हैं। फिर अगला देखो, उत्तरी भारत में राम भक्ति साहित्य का मूल प्रेरक किसे माना जाता है? तो रामानंद को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस संत भक्त का संबंध निर्गुण काव्य धारा से नहीं था? तो ये कुंभन दास का नहीं था। ये अष्टसाप के कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे, तो कुंभन दास नहीं थे, बाकी तीनों थे। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्ण भक्त गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? तो अष्टसाप की स्थापना है वो 1565 में विठलनाथ ने की थी, जिसमें 8 कवि थे। 4 है वो विठलनाथ के शिष्य थे और 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो इसमें और विठलनाथ का शिष्य नहीं है कुंभन दास हैं, वो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य के ये 4 शिष्य थे, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और इनमें गोविंद स्वामी हो गए, चतुर्दास हो गए, छीत स्वामी हो गए, एक नंददास थे। इस प्रकार से ये 8 जो कवि हैं वो अष्टसाप के कवि कहलाते हैं। अष्टसाप की स्थापना वो विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में की थी। तो ये चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सी रचना प्रेमाख्यान परंपरा यानी प्रेम मार्गी से संबद्ध नहीं है? तो इसमें संदेश राशक नहीं है। संदेश राशक है वो आदिकाल की रचना है, जो अद्दहमान यानी जिसको अब्दुर रहमान भी कहते हैं, अब्दुर रहमान, और ये 13वीं सदी की रचना मानी जाती है। और ये विरह काव्य है, किसी मुसलमान द्वारा लिखित भारतीय भाषा का पहली रचना मानी जाती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको पहली रचना मानी है, हिंदी की पहली रचना, मतलब इसको पहला कवि माना, तो रचना भी ये हो गई। अद्दहमान को प्रथम कवि माना। मृगावती है वो 1503 में है, और कुतुबन है वो इसके रचयिता है, और शुक्ल ने इसको प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना। मधुमालती है ये 1545 में है, ये पद्मावत के बाद की रचना है। मधुमालती की रचना है वो मंजन ने की, मंजन। माधवानल कामकंदला है वो कईयों की रचना है। फिर ये देखिए आप, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं, तो पुष्टि मार्ग में ध्यान रखना विठलनाथ नहीं है, बल्कि कौन है? वल्लभाचार्य हैं। विठलनाथ हैं वो अष्टसाप के संस्थापक हैं। फिर नेक्स्ट देखो, तुलसीदास की कौन सी रचना कवि सवैया पद्धति के अंतर्गत आती है? तो ये कवितावली है वो आती है। कवितावली है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है, और ये कवित सवैया पद्धति में आती है। फिर अगला प्रश्न देखो, संत कबीर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? राम और कृष्ण में उनकी श्रद्धा थी, ये सही नहीं है। बाकी के पढ़ लेना आप जो है ना वो जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां आपको ये पेपर मिल सकते हैं। और राधिका टेस्ट सीरीज में भी ये पेपर है। राधिका टेस्ट सीरीज है वो फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है, और पूरा पता तो परीक्षा में चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। वैसे पिछली बार है वो कबीर टेस्ट सीरीज है, उससे मिलती जुलती है, और उसमें बहुत सारे प्रश्न आए थे। तो फर्स्ट ग्रेड के लिए आप राधिका टेस्ट सीरीज है उसको कंसल्ट कर सकते हैं, फायदे में रहेंगे। और एक जीएस हिंदी क्लासेज है उसका थोड़ा सा प्रचार भी करें, ताकि ये चैनल है ना वो ग्रोथ करे और हम सबको फायदा हो। तो आप जो है वो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। सभी कहते हैं इसलिए मैं भी कह देता हूं। तो इसमें आपको दोनों चीजें मिलेगी, कंटेंट भी मिलेगा और अपडेट भी मिलेगा, यानी वो पूरी सूचना भी इसमें आपको मिलेगी। PYQs हैं वो मैं जितना हो सकेगा उतना आपको यूट्यूब पर सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा परीक्षा से पहले।
और पूरे आपको पीवाईक्यू चाहिए जो काम के हैं, खरपतवार हटा दी गई है, यानी बिना काम के प्रश्न अंतरा और ये भाग दो और ये जो है ना वो इसमें सारे हटा दिए गए हैं, अब ये कोर्स में नहीं है। तो सिर्फ कोर्स के प्रश्न है इसमें, सिर्फ जो सिलेबस में है वही पीवाईक्यूज है वो इसमें दिए हुए हैं। 7 के 7 टेस्ट हैं वो आपको और राधिका टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। फिर ये देखो, भक्तिकाल की किस शाखा में ईश्वर की कल्पना सभी रूपों में की गई है, ये डिलीट हुआ था प्रश्न, इसमें से कोई सा भी सही नहीं है। फिर ये देखो आप, संत मत की साधना क्या कहलाती है, तो ये सहज साधना कहलाती है। संत मत की साधना है वो सहज साधना है। फिर देखो, सगुण और निर्गुण भक्ति की तुलना की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोनों ही गुरु की महत्ता स्वीकार करते हैं, सही है। दोनों ही सत्संगति पर बल देते हैं, सही है। दोनों ही तीर्थाटन पर जोर देते हैं, ये गलत है। तीर्थाटन पर बल है वो सगुण वाले देते हैं, निर्गुण वाले नहीं देते। दोनों ही नाम स्मरण की महिमा स्वीकार करते हैं, ये सही है। फिर अगला देखो, केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना लक्षण ग्रंथ के अंतर्गत नहीं आती, तो इसमें विज्ञान गीता नहीं आती। विज्ञान गीता है, यह आध्यात्मिक रचना है, ये आध्यात्मिक केशवदास। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता है तो महाराजा जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह है वो भाषा भूषण। ये इसमें 55 का प्रश्न है, क्योंकि बीच में से जो बेकार के प्रश्न है वो सारे इसमें से हटा दिए गए हैं। और फिर अगला देखिए, कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है। इसके बीच में मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूं जो छूट गया था, आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, और ये प्रश्न वैसे अच्छा है। समुझे कविता घन आनंद की, समुझे कविता घन आनंद की, हिये आंखिन नेह की पीरत की। समुझे कविता घन आनंद की, हिये आंखिन नेह की पीरत की। उक्त कथन किसका है। ये एक प्रश्न है वो इसमें से छूट गया था, क्योंकि 100 ही रखे वरना 101 हो जाते। तो ये ब्रजनाथ जो प्रशस्तिकार हैं, यानी घनानंद के प्रशंसक हैं, प्रथम प्रशंसक हैं, वो ब्रजनाथ ही माने जाते हैं। तो ब्रजनाथ की पंक्ति है, एक बार फिर सुन लो। समुझे कविता घन आनंद की, हिये आंखिन नेह की पीरत की। ये कथन ब्रजनाथ का है। फिर आगे सब प्रश्न वो दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है, तो इसमें पद्माकर नहीं है। ये रीति मुक्त कवि हैं वो 5 माने जाते हैं। तो इसमें देखो, एक रह गया बोधा और एक द्विजदेव। द्विजदेव है वो अंतिम माने जाते हैं। पद्माकर है वो रीतिबद्ध कवि है। रीति काव्य की भूमिका ग्रंथ के रचयिता नगेंद्र है, ये नगेंद्र। रस सिद्धांत भी किसका है, नगेंद्र का है। रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल। फिर देखिए, इनमें से किस लक्षण ग्रंथ के लेखक भिखारी दास हैं, तो भीख मांगने का निर्णय किया ही था हमने, ऑफलाइन वाले जानते हैं क्लास में, या ऑनलाइन जिन्होंने ले रखा है वो भी जानते हैं कि नौकरी नहीं लगने पर भीख मांगने का निर्णय करेंगे। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों भिखारीदास की रचनाएं हैं जो पूछते रहते हैं। अब इसमें अन्य रचनाएं वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप काव्य विवेक है, ये चिंतामणि की रचना है। और दूसरा है भाव विलास। भाव विलास है वो भी आप नोट कर सकते हैं, ये देव की रचना है, कवि देव। और ललितलाल मतीराम की है, ये देव की और ये मतीराम। इस प्रकार से सारे जो है ना वो सोल्व हो जाते हैं। तो इसमें केवल काम की चीज है, तो आप रेगुलरली, लेकिन ऐसे वीडियो है वो सबसे कम देखे जाते हैं, इसलिए ज्यादा मन नहीं करता फिर। क्योंकि आप जो है वो शेयर तो करते नहीं, इसको ने पूरा देखते हो, क्योंकि ये परीक्षा के काम की चीज है जो दाएं बाएं आपको बताई जाती है। अब ये जरूरी नहीं है कि काव्य निर्णय ही है, काव्य विवेक आ जाए तो आपको मैंने बता दिया, भावविलास बता दिया, ललितलाम बता दिया। फिर अगला प्रश्न देखो, रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किस ग्रंथ को आधार बनाया था। मिश्र बंधु विनोद को बनाया था। इसमें 5000 कवियों का विवरण है।
वैसे ये अलग अलग। शिव सिंह सरोज है वो शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है, 1883 में प्रकाशित है। हिंदी भाषा में लिखित प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है और इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। गृह संकृत इतिहास है, इसका नाम द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नदर्न हिंदुस्तान, ये है जो 1889 में प्रकाशित हुआ। ये इतिहास नाम न होते हुए भी वास्तविक रूप से इतिहास ग्रंथ है पहला, और इस ग्रंथ में अलग अलग बातें हैं। गारसा द तासी है इनका पहला ग्रंथ है। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ये इनका पहला है जो 1839 में प्रकाशित हुआ पहला भाग, और दूसरा भाग है वो 1847 में, प्रथम संस्करण के 2 भाग थे, और दूसरा संस्करण है वो 1871 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये 1800 ईस्वी में हुई, वेलेजली के टाइम में, 1800 ईस्वी। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास कितने भागों में है? तो ये 16 भागों में है। योजना 18 भागों में थी, लेकिन ये 16 भाग ही प्रकाशित हो पाए। फिर देखो, उपन्यास और उपन्यासकार के इन युग में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें देखो त्यागपत्र सही नहीं है। त्यागपत्र है वो जनेन्द्र का है, इलाचंद्र जोशी का नहीं है। ये जनेन्द्र का उपन्यास है, बाकी सही है। फिर है उदंत मार्तंड समाचार पत्र किसने निकाला था? तो पंडित जुगल किशोर ने, पंडित जुगल किशोर। फिर है हिंदी गद्य का परिष्कृत रूप प्रारंभ में इसी पत्रिका में प्रकट हुआ। इस उद्धरण में किस पत्रिका की ओर संकेत है? तो हरिश्चंद्र चंद्रिका का संकेत है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। और यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये 64 का प्रश्न है। फिर देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नाट्य रचना भारतेंदु की नहीं है? यानी कौन सा नाटक है वो भारतेंदु का नहीं है? तो मयंक मंजरी नहीं है, ये किशोरीलाल गोस्वामी का है, किशोरीलाल गोस्वामी। बाकी भारतेंदु के नाटक है। फिर देखो, आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना शुक्ल जी ने किसे माना है? तो गद्य के आविर्भाव को माना, इसीलिए इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा कि मुख्य प्रवृत्ति है वो गद्य की थी। फिर अगला प्रश्न देखो, मिलजुल मन किसका उपन्यास है? तो ये मृदुला गर्ग का है, और 2013 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तब ये चर्चा में रहा, तभी ये प्रश्न आया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो प्रसाद स्वर्णधुली यही सही नहीं है। स्वर्णधुली है वो पंत की रचना है जो 1947 में प्रकाशित हुई। तो इसमें स्वर्णधुली क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ये 68 का प्रश्न है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रसाद चंद्रगुप्त, मोहन राकेश आद्य दूरे, लक्ष्मी नारायण लाल स्कंदगुप्त, ये सही नहीं है। तीसरा भारतेंदु भाग दुर्दशा है, ये नहीं है, बल्कि स्कंदगुप्त है वो प्रसाद का नाटक है, प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। फिर ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी। विश्वनाथ त्रिपाठी जो उनके शिष्य थे, विश्वनाथ त्रिपाठी। इनमें से कौन सी रचना दलित साहित्य के अंतर्गत आती है? तो यह अंत्या नहीं है, अन्य है, अन्य से अनन्या। हालांकि यहां हम कह नहीं सकते क्योंकि ये इसमें विकल्प सही नहीं है। जूठन, तो जूठन है, जूठन है, ये दलित साहित्य है। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन। और अन्य से अनन्य है, ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है। प्रभा खेतान पूछते ही रहते। तमस है, ये उपन्यास है,
भीष्म साहनी का है, जिसमें भारत पाक विभाजन की त्रासदी या उसकी पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। फिर देखो गुड़िया भीतर गुड़िया, ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, उसका दूसरा भाग है मैत्रेयी पुष्पा। आत्मकथा है और उसका ये दूसरा भाग है। तो इसका प्रथम भाग कौन सा है, ये भी तो पूछा जा सकता है, कस्तूरी कुंडल बसी। प्रथम भाग कौन सा है, कस्तूरी कुंडल बसी। तो इस तरह से पूरा विश्लेषण हो जाता है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखते हो तो। लेकिन आप सहयोग जितना होना चाहिए उतना नहीं कर रहे हो, नए कमेंट भी इतने नहीं कर रहे हो इस पर, ठीक है ना। तो मैं क्या है कि आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। अगर मान लीजिए पीवाई क्यूज है, उनमें से 10 प्रश्न आपके अधिक सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, और हो भी सकते हैं। इसलिए ईमानदारी से देखो, निष्ठा से देखो, और दूसरों को भी इसके बारे में बताओ। दूसरों को इसके बारे में बताने का मतलब अपना चैनल है वो ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये चैनल आपके द्वारा ही जीवित है, इस बात को ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, इनमें से किस कवि का संबंध तार सप्तक से नहीं है। तार सप्तक का मतलब प्रथम तार सप्तक है। ये 4 तार सप्तक हैं जो अज्ञेय द्वारा संपादित हैं, तो इसमें रघुवीर साय नहीं है, ये दूसरा सप्तक है, उसके हैं, दूसरे के हैं। बाकी ये तीनों है वो प्रथम तार सप्तक के हैं, जिसको तार सप्तक कहा गया है। किस आलोचक ने छायावाद को स्थूल से के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, तो नगेंद्र ने। छायावाद पर एक इस तरह का प्रश्न आएगा, इसलिए 4-5 जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको लिखवाए हुए हैं 5-7 स्टेटमेंट, उनमें से एक आएगा। फिर ये देखिए आप, इनमें से किस आलोचक को तुलनात्मक आलोचना के लिए प्रसिद्धि मिली, तो ये पद्म सिंह शर्मा को मिली। पंडित पद्म सिंह शर्मा, पद्म सिंह शर्मा को मिली। पद्म सिंह शर्मा ने ही बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा। आनंदीलाल शर्मा ने नहीं कहा, मैंने बार बार इसको बता दिया, इसको संशोधित कर लेना। जहां भी ये है कोर्स में है ये, तो उसमें आप संशोधन खुद कर लेना। ये फिर है 75, आधुनिक काल में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है, तो ये महीप सिंह है, महीप सिंह। कमलेश्वर है वो समानांतर के, कमलेश्वर है वो समानांतर कहानी के। राजेंद्र यादव का संबंध नई कहानी से। फिर इसके बाद में देखो आप अगला प्रश्न, इन उपन्यासकारों की प्रवृत्तियों में कौन सा विकल्प सही नहीं है। श्रीलाल शुक्ल ये व्यंग्यात्मक हैं, वृंदावन लाल वर्मा ऐतिहासिक हैं, फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक है ही, जैनेन्द्र यथार्थवादिता में नहीं है, बल्कि ये मनोविश्लेषणवादी है, मनोविश्लेषणवादी। इनकी 3 का जोड़ा है, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय और जैनेन्द्र। फिर देखो साहित्य विधा और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ये आत्मकथा आवारा मसीहा है, वो आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। ये सीधा ही हो गया, आत्मकथा नहीं, आवारा मसीहा है वो जीवनी है। और ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है, और ये जीवनी है किसकी, ये शरदचंद्र की है, जो शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जो बंगाली उपन्यासकार है, विष्णु प्रभाकर, और ये जीवनी है। बाकी के सही है। बाकी के देखो, ये अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है महादेवी वर्मा, परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है, निर्मल वर्मा, और कुरु कुरु स्वाहा ये श्याम मनोहर जोशी, मनोहर श्याम जोशी मान लो, मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा। फिर इसके बाद में देखो अगला प्रश्न, काव्य संग्रह और उनके रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। धूमिल संसद से सड़क तक सही है, आगे आंगन के पार द्वार सही है, कुंवर नारायण ये काठ की घंटियां ये सही नहीं है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, ठीक है ना। क्योंकि फ्री की चीज है ना, वो कोई भी लेना नहीं चाहता। पता नहीं आत्म स्वाभिमान है, ये मान लो आत्म स्वाभिमान तो गलत शब्द है,
कि उनका आत्माभिमान है या स्वाभिमान है, इसलिए शायद कम देखते हैं, क्योंकि यही अगर मैं पैसे में कर दूंगा तो आप खरीद लोगे भी। लेकिन मैंने ये सोचा कि भाई ठीक है, पहले टेस्ट सीरीज वो भी ले ली, और अब जो है ना वो ये ज्यादा ठीक नहीं है, ऐसे ही करवाएंगे सबके लिए। लेकिन इसको देख बहुत कम रहे हैं, इसलिए मेरा जी ये वो कम कर रहा है। देखो मैं सच सच बता देता हूं, तो इसलिए आप जो है वो इसको देखा करो और दूसरों को भी कहा करो। तो ये काठ की घंटियां हैं, वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। फिर अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो इसमें नंदुलारे वाजपेयी नहीं है, ये समालोचक है, ललित निबंधकार नहीं है, ये समालोचक हैं, आलोचक निबंधकार है। इनमें से कौन सा उपन्यास भारत पाक विभाजन की त्रासदी से संबंध है? तो तमस है ही, भीष्म साहनी का, ये 80 में 2। फिर अगला देखो, आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं? तो राही मासूम रजा, राही मासूम है, राही मासूम रजा। फिर अगला, टाइम भी तो नहीं है ना आपके पास पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए मेरे पास खूब टाइम है, लेकिन आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। इनमें से कौन सी पत्रिका राजस्थान से प्रकाशित नहीं होती? वैसे आपके प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन ज्ञानोदय है, ये नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है, ज्ञानपीठ जो है ना उसके द्वारा, तो नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये काव्य शास्त्र के प्रश्न आ गए। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होना सही है, मुख्य अर्थ बाधित होने पर अन्य अर्थ ग्रहण करना ये भी सही है, अन्य अर्थ का मुख्य अर्थ से कोई संबंध नहीं होना ये नहीं है, इससे संबंध होता है, रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण करना है। आगे बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाते हैं अगर आप सभी PYQ सोल्व कर लेते हैं, तो आपके लगभग जो प्रश्न है वो लगभग टॉपिक है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है कि सब्र रखना पड़ता है, धैर्य बड़ी चीज है, वो रखनी पड़ेगी। हमें तो क्या है कि बस वही प्रश्न आ जाए, बस हमें तो बता दें, वही प्रश्न परीक्षा में आ जाए, तो फिर पढ़ेगा कौन? तो ये जो है ना वो आप धीरे धीरे अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इसमें आपको ये चीजें मिलेंगी। और वीडियो बार बार सुन लो, आप ऐसा भी कर सकते हो। उक्तियों में व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ अलक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देती है, ये सही है। व्यंजना शब्द शक्ति से निष्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, ये भी सही है। इसको ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, वैसे तो ध्वन्यार्थ होता है, लेकिन परीक्षा में यही आया हुआ है। और इसको सूच्यार्थ भी कहते हैं, और इसे प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं, प्रतीयमानार्थ। ये दो के अर्थ है ना वो पूछते ही है। अभिधा शब्द शक्ति है, उसके भी अर्थ हैं, जैसे अभिधेयार्थ होता है, ये मुख्यार्थ होता है, वाच्यार्थ होता है, प्रचलितार्थ होता है, संकेतितार्थ होता है, ये अभिधा के होते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित है? नहीं, केवल व्यंजना शब्द शक्ति ऐसी है जो अर्थ पर और शब्द पर दोनों पर आधारित है। व्यंग्यार्थ को ध्वन्यार्थ भी कहते हैं, ये आ गया ना, ये भी हो गया। फिर अगला प्रश्न देखो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, वैसे ये सेकंड ग्रेड में है, विभावना अलंकार। आपके फर्स्ट ग्रेड में ये हटा दिया गया है, बिनु आ गया तो विभावना होगा, जहां कारण के बिना कार्य संभव हो जाए। रोला छंद आ सकता है इस बार। रोला छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें 11-13 होती हैं, 13-11 नहीं होंगी, 11-13 होंगी। और ये सममात्रिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जिस काव्य पंक्ति में स्वच्छता, सरलता और सहजग्राह्यता हो, उसमें कौन सा गुण होता है? तो ये प्रसाद होता है। कौन सा गुण होगा? प्रसाद। विभत्स रस का स्थायी भाव, स्थायी भाव एक पूछेंगे, तो विभत्स का है वो जुगुप्सा है। कौन सा होगा? जुगुप्सा। ये जुगुप्सा, घृणा जिसको कहते हैं। बाकी आप कर सकते हैं, जैसे शोक है वो करुण रस का है, वात्सल्य वत्सल रस का है, निर्वेद है उसको ही शांति कहते हैं, शांत रस का है। निर्वेद है वो किसका है? शांत रस का। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लें और परीक्षा में सही माइंड से करके आए, वरना ये गलत हो जाते हैं। बहुत सरल प्रश्न है, वो गलत बहुत होता है। निम्नलिखित में से स्थायी भाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये तिरोहित हो जाता है? नहीं, ये कभी भी तिरोहित नहीं होता है, हमें आद्यंत बना रहता है।
रस का प्रमुख अवयव है, हर एक सहृदय के अंतःकरण में स्थित रहता है, स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होता है, ये भी सही है। फिर अगला देखो, आधुनिक हिंदी कवियों में फैंटेसी के प्रयोग के लिए कौन कवि विख्यात है? तो मुक्तिबोध है, ये मुक्तिबोध है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के काव्य के विषय में ये कथन किस आचार्य का है? तो ये पंडित जगन्नाथ का है, पंडित राज जगन्नाथ। रसात्मकम वाक्यम वो है वो विश्वनाथ का है। भुक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो भट्टनायक का। ये 4 व्याख्याता हैं जो रस सिद्धांत में आप पढ़ते हैं। तो इसमें उत्पत्तिवाद है वो भट्ट लोलट का है, पहला है वो उत्पत्तिवाद ही है, ये भट्ट लोलट। फिर दूसरा है वो अनुमितिवाद है, अनुमितिवाद, ये भट्ट शंकुक का है, भट्ट शंकुक। और तीसरा इसमें आ ही गया भट्टनायक, ठीक है। भामय रुद्रट है वो व्याख्याता नहीं है। फिर है अभिव्यक्तिवाद, ये चौथा है अभिव्यक्तिवाद, ये अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त। इस प्रकार से चारों याद रखने, एक आ जाएगा। फिर ये देखो, काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? तो ममता से प्रकाश होता है, यानी मम्मट का है, ये मम्मट का है। दंडी है इनका ग्रंथ है वो काव्य आदर्श है। वामन का है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। रुद्रट का केवल काव्य अलंकार है। भामय का है मूल रूप से, बाद में इन्होंने भी इस नाम से ही लिखा। फिर ये देखिए, निम्नलिखित में रस तथा उसके स्थायी भाव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कनुरस शोक हो गया, श्रृंगार रस रति हो गया, अद्भुत रस विस्मय हो गया, वीर रस का क्रोध नहीं है, उत्साह होता है। इसका क्या होगा? उत्साह है। 95 का देखो, काव्य हेतु की चर्चा करते समय भारतीय आचार्यों ने किस तत्व को सर्वाधिक महत्व दिया? तो प्रतिभा को दिया, प्रतिभा को सबने अनिवार्य माना। इसके बाद में देखो 96, काव्य का साधारणीकरण स्वीकार करते हुए भी वे आलंबनत्व धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देते हैं। इस उद्धरण में वे शब्द किस विद्वान के लिए आया है? तो ये रामचंद्र शुक्ल के लिए आया है, रामचंद्र शुक्ल। ध्वनि का सिद्धांत व्याकरणों के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो स्फोटवाद के। यह प्रश्न इस बार रिपीट हो सकता है, ध्यान में रखना। लोंजाइनस के अनुसार शैली का महत्तम गुण कौन सा होता है? तो उदात्त तत्व होता है, उदात्त तत्व। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकृति मानते हैं, सही है। अनुकरण एक सर्जन क्रिया है, यह भी सही है। फिर देखो, अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, यह भी सही है। अनुकरण के संबंध में अरस्तु का मत प्लेटो के मत से भिन्न नहीं है, यह गलत है, भिन्न है। दोनों गुरु शिष्य हैं लेकिन विचारों में भिन्नता है। लास्ट प्रश्न देखो 100 का, यह संभव नहीं है कि जीवन भर क्षुद्र उद्देश्य और विचारों से ग्रस्त व्यक्ति कोई स्तुत्य एवं अमर रचना कर सके। यह विचार किस पश्चिमी आलोचक का है? तो लोंजाइनस का है। यह किसका है? लोंजाइनस का। तो ये एक पेपर अपना पूरा हो गया है। अगर इसको खूब देखेंगे तो अगला पेपर आपको करवा दिया जाएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक है वो जरूर भेजें कि आपको ये पेपर कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा और क्या ये फायदेमंद हो सकता है। आपके सुझाव हैं वो सदा आदरणीय रहेंगे और उन पर विचार किया जाएगा। पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं, क्योंकि कोई किसी को भी टाइम नहीं है, पूरा वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं है। हालांकि प्रश्न है वो इनमें से ही या इन जैसे ही परीक्षा में आएंगे। तो PYQs वाली जो सीरीज है वो चालू रहेगी और इसका नाम ही टू दी पॉइंट है। टू दी पॉइंट का मतलब अन्य आपने ला रखे हैं, पोथे ला रखे हैं, उनमें आधे प्रश्न है वो अब कोई काम के नहीं है। प्रश्न है वो सेम रिपीट बहुत कम होते हैं लेकिन इन जैसे आते हैं, इसलिए मैंने बताने का प्रयास किया है। तो ये थे टू दी पॉइंट PYQ सीरीज। धन्यवाद।